सभी को नमस्कार, सभी को नमस्ते। कैसे हाल चाल हैं बच्चों आपके? आरडब्ल्यू परिवार में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? केमिस्ट्री में कुछ हाथ पैर अब जमने लगे हैं आप लोगों के कि नहीं? अब कैसा लगता है? धीरे धीरे ये टॉपिक एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगा और आप लगभग लगभग अपने केमिस्ट्री का 25 से 30% हिस्सा जो बेसिक का है उसको कवर कर रहे होंगे। मैं अच्छा हूँ बच्चों। तो मुझे लगता है कि पहले से बेहतर स्थिति आपकी अब केमिस्ट्री में होने लगेगी। अभी नहीं हुई है तो होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक दो धीरे धीरे अब पकड़ बननी शुरू हो जाएगी, है ना? और मुझे लगता है कि जो हमारे बेसिक्स हैं वो जितने बेहतर हो जाते हैं वो फिर जो है उतनी ही बेहतर स्थिति बन जाती है। पीवाईक्यू कहाँ देखें? कोई भी पीवाईक्यू की बुक ले सकते हैं। बाकी हर टॉपिक के बाद मैं पीवाईक्यू आपको कराता हूँ। जैसे ही ये टॉपिक मेरा आज या कल में ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं सारे टॉपिक आपको फिर से करा दूंगा, है ना? अच्छा, एक बात तो ये है। दूसरी बात, कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर ये क्या इसके जो हम पढ़ा रहे हैं इससे सवाल हो जाएंगे? तो मेरा कहना ये है बच्चों कि जैसे ही आप केमिस्ट्री पढ़ के निकलोगे ना, मतलब पूरी केमिस्ट्री आप पढ़ के निकलोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे सवाल नहीं बनेगा। इससे सवाल नहीं, मतलब इससे सवाल नहीं छूटेगा। और अगर कोई सवाल छूटता भी है तो वो सवाल फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये छूट क्यों रहा है। ठीक है? चलो। हाँ, मानसिक आप क्लास कर सकते हो। आज से कर सकते हो, कोई बात नहीं। आधी क्लास के बाद आज आधा हम लोग जो है टॉपिक शुरू करेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है? चलिए, आप सभी को आइए, ठीक है, शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में बच्चों हम लोगों ने एक टॉपिक छोटा सा पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि जो हमने समस्थानिक, एक मिनट दीजिएगा थोड़ा सा। समस्थानिक जो है वो समस्थानिक किसे कहते हैं, आइसोटोप्स किसे कहते हैं, तो हमने आपको बताया कि एक एलिमेंट जो होता है, एक एलिमेंट के परिवार जो होगा, एलिमेंट का जो परिवार होगा, उस एलिमेंट के परिवार में बहुत सारे एटम हो सकते हैं। क्योंकि आपको सब पता है कि एक एलिमेंट जो होता है बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है। और एक एक जो, जैसे आपने पीछे पढ़ा था, डाल्टन ने आपको ये बताया था कि जो है एक एलिमेंट के सारे परमाणु जो होंगे वो एक समान होंगे। लेकिन बाद में आकर डाल्टन की ये बात झूठी हो गई और ऐसा दिखने लगा कि हाइड्रोजन तो एक एक एलिमेंट है, लेकिन हाइड्रोजन के भीतर आपने उसके 3 परमाणु का अलग अलग नेचर देखा। और उस अलग अलग नेचर में आपने कहा कि हाइड्रोजन का एक परमाणु जिसे प्रोटियम कहा गया, जिसे ड्यूट्रियम कहा गया, और तीसरे को नाम दिया गया, उसका जो है ट्रिटियम नाम दिया गया। तो एक ही तत्व के, एक ही एलिमेंट के अलग अलग परमाणु, अलग अलग एटम भी अलग अलग नेचर रख सकते हैं। और यदि वो नेचर में ऐसे हों कि उनमें प्रोटॉन की संख्या बराबर बराबर हो, सभी में किसी भी एलिमेंट के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या यदि बराबर बराबर हो जाती है और द्रव्यमान संख्या, मास नंबर जो हमने माथे पर लिखी थी, वो अलग अलग हो जाती है, तो इसका मतलब होता है वो एटम एक दूसरे के समस्थानिक या आइसोबार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हमने समझा था कि हाइड्रोजन की हमने बात की थी। यहां से आगे बढ़े थे तो हमने कहा था सर, एक आपने कहा सर परमाणु भार क्या होता है, तो कार्बन 12 एक एटम है, कार्बन 12 एक आपका समस्थानिक कहें या एक तत्व है। कार्बन जो है उस कार्बन का ही एक समस्थानिक, उसका ही एक परमाणु है जिसका नाम कार्बन 12 है। कार्बन 12 के 12वें हिस्से में जितना वजन होता है उसे एएमयू कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं।
और उस एएमयू के आधार पर आप तोलते हैं कि दूसरे किसी एटम में कितना वजन होता है। ये मैंने आपको बताया कि ये एटॉमिक मास की बात आती है। फिर यहां से आगे बढ़े, मास देखने के बाद आगे बढ़े, तो आज हम बढ़ेंगे जो समस्थानिक है उसके क्या यूज होते हैं, और उसके क्या यूज के साथ साथ उसमें पढ़ेंगे कि उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है। तो मैं आपको बताता हूं, आइए आप हेडिंग डालेंगे, आप हेडिंग डालेंगे बच्चों। लिखें, समस्थानिकों के उपयोग या प्रयोग, यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। ये हमारा कल का जो टॉपिक चल रहा था वहां से आगे हम लोग चल रहे हैं, जो कल का टॉपिक हमारा चला था उससे आगे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम पहला बोलते हैं। पहला, पहले सुनो, जो कार्बन, कार्बन एक एलिमेंट हुआ, उस कार्बन का ही एक परमाणु है जिसे कार्बन 14 कहते हैं, कार्बन 14 कहते हैं। जो कार्बन 14 है, अगर उस परमाणु का यूज हम इसलिए करते हैं कि ताकि हम जो पुरानी चीजें कहीं दबी हुई हमें मिली, मान लेते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की खोज कर रहे हैं, और हड़प्पा सभ्यता की खोज या किसी भी चीज की हम लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन या कोई भी चीज हम लोग खोज कर रहे हैं, तो खोज करते करते वहां कोई ऑर्गेनिक मैटर आपको मिल गया, वहां कोई जीव का अवशेष आपको मिल गया, तो ये अवशेष कितना पुराना होगा इसकी जांच करने के लिए हम कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। ध्यान से एक बात समझे, मैंने कहा कि तत्व कौन सा है, तत्व है कार्बन, एलिमेंट का नाम क्या है, कार्बन, और इस कार्बन में बहुत सारे क्या होंगे, परमाणु होंगे, और इस कार्बन के परमाणु में, इस कार्बन के परमाणु में C614, C614 ऐसा कार्बन का परमाणु जिसका परमाणु द्रव्यमान 14 होगा, एटॉमिक मास 14 होगा, और जिसका एटॉमिक नंबर 6 होगा, उसका नाम हो जाएगा कार्बन 14। और ये जो कार्बन 14 होगा, इसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे कार्बनिक पदार्थों की एज का पता करने के लिए। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां लिखा होता है कि, वहां लिखा होता है कि रेडियो, वहां लिखा होता है कि कार्बनिक 14, कार्बन 14 से हमने ये पता लगाया कि ये कोई चीज कितनी पुरानी थी। तो लिखो कार्बन 14 का प्रयोग, या ऐसे लिखें, आज ये इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। थोड़ा सा मैं पहले डिटेल में लिखाता हूं, धीरे धीरे सॉर्ट करना शुरू कर दूंगा। कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक कार्बन 14, जिसे ऐसे लिखते हैं कार्बन 14 का प्रयोग, का प्रयोग पुराने कार्बनिक, पुराने कार्बनिक पदार्थों की आयु का पता लगाने के लिए, का पता लगाने के लिए करते हैं। ये मैंने एक पूरा लिख दिया, अब मैं आगे शॉर्ट में लिखता चलूंगा, ठीक है, करते हैं, ताकि आप हर बात को समझ जाएं, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। अब लिखें इसको, यहां लिखा जाता है कार्बन, ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, कार्बन 40 आइसोटोप
यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिक मैटर। बच्चों राइटिंग में कोई तकलीफ हो तो बताइएगा। आपके पेपर में सवाल कैसे आएगा? आपके पेपर में सवाल आएगा इनमें से कौन सा समस्थानिक या कौन सा आइसोटोप ऐसा है जिसका प्रयोग पुराने कार्बनिक पदार्थों की आयु का पता लगाने के लिए करते हैं। पुराने कार्बनिक का पता लगाने के लिए करते हैं। एक बात हुई। नंबर 2, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर की जांच में किया जाता है। अब मैं ऐसे लिखूंगा, वो मैंने पिछली पूरी लाइन बना दी, पूरी लाइन पिछली बना दी। अब आप ऐसे करेंगे, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 यूज फॉर कैंसर सेल डिटेक्शन। इसका यूज कहां करते हैं? कैंसर की कोशिकाओं को ढूंढने में इसका पता करते हैं। तीसरा, तीसरा लेंगे यूरेनियम 235 का प्रयोग नाभिकीय। इस बात को समझ गए मैंने पहले वाला बड़ा क्यों बनाया था? क्योंकि सभी की स्टेटमेंट ऐसे बनेगी। यूरेनियम 235 का प्रयोग नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, अभिक्रियाओं, नाभिकीय अभिक्रियाओं में। तो यूरेनियम 235 यूज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन, एक मिनट को सुनो जरा क्या कह रहा हूं। कैंसर की जांच का पता करने के लिए करते हैं। सर कैंसर क्या होता है? कैंसर क्या होता है? अगर सेल की अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड वृद्धि होना शुरू हो जाए शरीर के किसी भी अंग में, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए सेल का, तो वो कैंसर माना जाता है। तो ऐसे शरीर की कौन सी जगह है जहां अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, तो उसे हम उसको पता लगाने के लिए हम कोबाल्ट, इसको C16 यहां लिख देंगे। C16 बराबर कोबाल्ट। ऐसे CO, कोबाल्ट 16 का प्रयोग इसमें करते हैं। नाभिकीय अभिक्रियाओं का मतलब क्या है? नाभिकीय अभिक्रियाओं का मतलब क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब यह होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब यह होता है कि जब आप किसी भी को भी एटम ले, आपने यूरेनियम का एटम लिया और उस एटम के भीतर, ये एक एटम है, इस एटम के भीतर क्या है? एक न्यूक्लियस है। इस एटम के भीतर न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस जब टूटकर एनर्जी निकालता है तो उसे न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं, उसे न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहां से आगे चले। नेक्स्ट, आयोडीन 131 का प्रयोग आयोडीन 131 का प्रयोग घेंगा रोग के उपचार में, घेंगा रोग के उपचार में। आयोडीन 131
यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर डिजीज। गले में एक रोग हो जाता है, गोइटर डिजीज। 4 हो गए, एक और लें, पांचवा। पांचवा हाइड्रोजन, ये ड्यूटीरियम है ना, इसका नाम क्या है? ड्यूटीरियम, कल बताया था। का प्रयोग जो नाभि के लिए रिएक्शन होती है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, उन्हीं कह रहे हैं। श्रृंखला, आगे जाकर जब पढ़ाऊंगा तो समझेंगे और बेहतर। श्रृंखला अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में, मॉडरेटर, उनको रोकने के लिए, मंदक के रूप में। तो ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम फॉर्मूला यूज्ड इन चेन रिएक्शंस, यूज इन चेन रिएक्शंस, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रियाओं में, चेन रिएक्शन, एज अ मॉडरेटर, एज अ मॉडरेटर। ये सवाल आएगा बच्चों, ये सवाल बहुत अच्छी परीक्षा होगी तो ये सवाल वहां पूछा जाएगा। बहुत अच्छी परीक्षा होगी तो वहां। यूरेनियम का एक समस्थानिक है, यूरेनियम 235 यूरेनियम का एक आइसोटोप है। अब एक और ले लें, एक और ले लें, लिखें। ये जो आर्सेनिक होगा, इसका प्रयोग, आर्सेनिक जो होगा, आर्सेनिक 74, ये आर्सेनिक 74 है। 74 का मतलब क्या है यहां? ये इसका भार है। यहां 2 का मतलब क्या है? ये इसका भार है। अब मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ आ रही होगी आपको। का प्रयोग, क्योंकि कल मैं आपको भार पढ़ा चुका हूं, परमाणु द्रव्यमान पढ़ा चुका हूं। आर्सेनिक 74 का प्रयोग, का प्रयोग शरीर में एक विशेष प्रकार का कैंसर होता है जिसे ट्यूमर कहते हैं। शरीर में ट्यूमर का पता लगाने के लिए, ट्यूमर का पता लगाने के लिए। इस ड्यूटियों को ही भारी जल भी कहते हैं, कल लिखवा दिया था। इसे ही हैवी वाटर या भारी जल कहते हैं, कल लिखाया था। जो लोग कल क्लास में थे उनको पता होगा। इसे भारी जल या हैवी वाटर भी कहते हैं। हैवी वाटर क्यों कह रहे हैं अगर ये पूछा जाए, क्यों कह रहे हैं? पेपर में नहीं पूछेगा, वैसे कोई पूछे तो इसका जो परमाणु भार है वो ज्यादा है। शरीर में ट्यूमर का पता लगाने के लिए, लगाने के लिए। तो क्या बना दें इसको अंग्रेजी में? आर्सेनिक 74 is used for detection of tumor इन ह्यूमन बॉडी, या किसी भी बॉडी में मान लें, लेकिन हम ह्यूमन बॉडी लिख रहे हैं। 6 पॉइंट याद करोगे ये 6 के 6 पॉइंट याद करोगे? तो हमने यहां शुरू क्या किया, कल हमने जो चैप्टर शुरू किया था, ये जो कल हमने चैप्टर शुरू किया, इसी चैप्टर का हमने आज थोड़ी डिटेलिंग करने की कोशिश की।
थोड़ी डिटेलिंग करने की कोशिश की। कल तो हमने बता दिया था कि समस्थानिक किसे कहते हैं, आज हमने उसके प्रयोग बताए कि इसका प्रयोग अगर कार्बन 14 है तो इस कार्बन 14 का प्रयोग किस में कर दिया जाएगा, इसका प्रयोग पुराने पदार्थ जो होंगे उनकी एज कितनी है ये बताने के लिए। कहीं पर खुदाई होती है, कहीं पर कोई चीज मिलती है, जैसे बागपत में कोई चीज मिल गई हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित, या तमिलनाडु में कोई खुदाई हो गई, तो वो कितनी उम्र की रही होगी, वो कब बनी होगी, इस बात का पता लगाने के लिए। आगे बढ़े तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर की जांच के लिए, उसका समाधान, उसका इलाज करने के लिए। फिर उसके बाद बताया कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं, और आयोडीन 131 का प्रयोग घेंगा रोग के उपचार में करते हैं। गोइटर में ड्यूटेरियम का प्रयोग जो होता है, वो ड्यूटेरियम का प्रयोग हम D2O का प्रयोग भारी जल का करते हैं श्रृंखला अभिक्रियाओं में, जो चेन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन में ही आगे पढ़ रहे होंगे। और आर्सेनिक का जो प्रयोग करते हैं वो ट्यूमर का पता लगाने के लिए करते हैं। ये समस्थानिक हुआ। अब अगले, इसी के अगले पार्ट में चलते हैं। लिखते हैं आइसोबार्स, इसे कहेंगे समभारिक। समभारिक, पहले इसको समझ लो बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार इसको समझना है हमें। देखो ध्यान से सुनना। कल की क्लास में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि ऐसे अगर हम कोई एक अक्षर बनाएं, ऐसे हम कोई एक अक्षर बनाएं, इस अक्षर को हम प्रतीक कहते हैं, इस अक्षर को हम सिंबल कहते हैं या प्रतीक कहते हैं। इसके माथे के ऊपर जो हम लिखते हैं, उस माथे के ऊपर लिखे हुए को हम परमाणु या द्रव्यमान संख्या लिखें। इसे परमाणु भार भी कहते हैं, लेकिन आप इसे द्रव्यमान संख्या लिखें। मानो आपने कहा कि ये द्रव्यमान संख्या है, ये द्रव्यमान संख्या मतलब एटॉमिक मास नंबर है, इसे कहें मास नंबर है। और इसके पैरों में आपने यहां लिखा, और इस पैरों में लिखे हुए को आपने कहा कि ये परमाणु क्रमांक है। इसे परमाणु क्रमांक को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एक दो बार पढ़ोगे तो ये जहन में चला जाएगा और याद होना शुरू हो जाएगा। परमाणु क्रमांक हमने बताया। अब यहां से सुनने की कोशिश करना ध्यान से कि इसके जैसा ही, एक्स के जैसा ही कोई और आप लेकर आए, एक्स के जैसा आप कोई और लेकर आए, तो आपने कहा सर मैं लेके आता हूं एक ऑर्गन लेके आता हूं, उसका परमाणु क्रमांक 18 है, एटॉमिक नंबर 18 है, उसमें जो वजन है वो 40 है। और मैंने लिया कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20वें नंबर पर आता है और वजन उसका भी 40 है। तो इस दोनों को तो आप क्या कहेंगे, ये ए है। इन दोनों को आप क्या कहेंगे, ये जेड है। तो क्या कहेंगे, यहां जेड की संख्या, जेड की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो असमान है। असमान का मतलब अनइक्वल है। और अनइक्वल होने के साथ साथ आपने कहा कि इसे मैं क्या कहूंगा, इसे मैं क्या कह रहा हूं, इसे मैं कह रहा हूं कि ये परमाणु क्रमांक है। यही तो वो चीज है जिसे आप परमाणु क्रमांक कह रहे हैं। और ये जो ए है, इसे ही तो आप द्रव्यमान संख्या क्या कह रहे हैं, द्रव्यमान संख्या कहा। तो आपने कहा यदि, और अगली बात ध्यान से सुनना बच्चों, अगली बात ध्यान से सुनना। क्या सुनाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर देखो, यहां पर ये आर्गन है, ये एक तत्व है, यहां पर ये कैल्शियम है, ये दूसरा तत्व है। तो परिभाषा जब बनाएंगे तो परिभाषा में लिखना होगा अलग अलग एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अलग अलग एलिमेंट के वे परमाणु, वे एटम जिनका द्रव्यमान संख्या बराबर होगा और जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा। अब इसके कंपेयर करना बच्चों, अब इसका कंपेयर करना। कल की क्लास जिन बच्चों ने ध्यान से करी थी वो मुझे ये बताओ कि आपने हाइड्रोजन लिया था 1H1, फिर दूसरा लिया हाइड्रोजन 1H2। कल की क्लास में आपने ये कहा था कि इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, ये रोल नंबर है इनका, परमाणु क्रमांक है, ये समान था, परमाणु क्रमांक इक्वल था। और इसे जो आप कह रहे थे ये असमान था, इसे आप द्रव्यमान कह रहे थे। अब ध्यान देख के बताओ मुझे, अंतर कुछ नहीं, ध्यान देख के बताओ, ध्यान से मुझे ये बताओ कि बच्चों एक ही तत्व के, जब डेफिनेशन बनाई थी कल की क्लास में, बहुत बारीक परिभाषा हमने बनाई थी, एक ही एलिमेंट के वे परमाणु जिनका एटॉमिक नंबर इक्वल था
और जिनका मास नंबर या एटॉमिक मास अलग अलग था उन्हें हम आइसोटोप कह रहे थे, उन्हें हम आइसोटोप कह रहे थे। एक बात लेकिन ध्यान क्या करना है, एक ही एलिमेंट के परमाणु, एक ही एलिमेंट के एटम संभारिक पर आए, संभारिक पर आए तो संभारिक पर आने के बाद आपने क्या कहा, अलग अलग तत्व के, अलग अलग तत्व के वे परमाणु, डिफरेंट एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक मास बराबर होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, उन्हें हम संभारिक कहते हैं, उन्हें हम संभारिक कहते हैं। क्या मैं आपको यह बात समझा पा रहा हूं कि यहां पर एक ही तत्व के एटम को, एक ही परिवार के दो बच्चों को कंपेयर किया जाता है कि सर इनका रोल नंबर तो एक जैसा है लेकिन चाल चरित्र में एक जैसे नहीं है। यहां दो अलग अलग परिवारों के लोगों को कंपेयर किया जाता है। जब शादी होके एक परिवार का बच्चा इधर आया या उधर गया तो जो दूसरे परिवार से आया है उसको कंपेयर करेंगे कि भाई हमने जोड़ी तो बिल्कुल बराबर बराबर वजन की मिलाई है, वजन की मिलाई है बराबर बराबर। अब ये देखेंगे कि इनका रोल नंबर एक जैसा होता है या इनका रोल नंबर एक जैसा नहीं होता है, रोल नंबर एक जैसा। तो यहां पर गौर करने की बात यह है कि सर अलग अलग परिवारों के, अलग अलग एलिमेंट के जो परमाणु होते हैं उनको कंपेयर करते हैं और यहां पर एक ही परिवार के, एक ही एलिमेंट के परमाणु को कंपेयर किया जाता है। यह बात हुई आइसोटोप की और यह बात हुई आइसोबार की। मैं फिर समझाता हूं 30 सेकंड में। एक ही परिवार के दो बच्चों को कंपेयर किया जिनके एटॉमिक नंबर सेम थे, एटॉमिक मास बराबर नहीं थे। दो बच्चों को शकल में एकदम हम शकल थे, एक कल्लू एक लल्लू, दोनों हम शकल थे। लेकिन स्कूल में जब गए, स्कूल में जब गए तो एक खा के मोटा तगड़ा, स्कूल में खा के मोटा तगड़ा, और एक बहुत हल्का ऐसे चाउमीन जैसा। तो दोनों का एटॉमिक मास अलग अलग था लेकिन भैया रोल नंबर दोनों का एक बनाया क्योंकि हम शकल थे। और यहां जब देखा तो एक मेरे परिवार का बच्चा था, एक दूसरे परिवार का बच्चा था, दोनों का वजन सेम था, दोनों का वजन सेम था, लेकिन दोनों का रोल नंबर, दोनों का रोल नंबर अलग अलग था। जब अलग अलग परिवारों के बच्चे होंगे, दोनों का वजन सेम होगा, रोल नंबर अलग अलग होगा, उसे संभारिक कहेंगे, उसे हम लोग आइसोबार कहते हैं, उसे हम लोग आइसोबार कहते हैं। अब मैं इसे लिखवाता हूं इसकी परिभाषा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। एक सेकेंड, लिखाता हूं इसकी परिभाषा। लिखाऊं? बात ठीक है, समझ में आई बात? आगे चलूं? चलो बच्चों लिखता हूं। अलग अलग, पहले हिंदी में लिख लो, तत्वों के। बच्चों राइटिंग में एक बार थोड़ा सा बता देना, मैं फिर ठीक करूंगा। राइटिंग की आप लोगों को थोड़ी तकलीफ रहती है। अलग अलग तत्वों के वे परमाणु, वे परमाणु जिनका जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन लेकिन परमाणु क्रमांक अलग या भिन्न होता है, भिन्न होता है, वे एक दूसरे के, वे एक दूसरे के, एक दूसरे के
एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। एक बार हिंदी में पूरा कर देता हूं, फिर हिंदी में लिख लेंगे बच्चों, अंग्रेजी में लिख लेंगे। जैसे आर्गन 18 40 एंड बहुत सारे होंगे, लेकिन फिलहाल समझाने के लिए इतना ही रखो। फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना, ये जैसे जैसे मैं आप आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल पर आऊंगा, ये सारी बातें फिर आपको लगेगी, आप समझ जाओगे कि भैया क्यों इतना हमारे ऊपर जोर दे रहे थे, ऐसी क्या बात थी। क्योंकि बच्चों ये बेसिक है, ये बहुत बेसिक है ना। अब वो सुनाता हूं, आगे का हिंदी अंग्रेजी में लिखवाता हूं। आइसोबार atoms of different element having same mass number, same mass number but different atomic number, पर different Fe atoms of different element, those having same mass number but different atomic number is called isobars of each other. कहीं अगर कोई मिस्टेक हो तो बताइएगा। एग्जाम्पल लिया बच्चों, आर्गन, फिर मैं ले रहा हूं 18। अभी एक ही एग्जाम्पल को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ताकि आप इस बात को समझ जाओ। अगर एग्जाम्पल बदल दूंगा तो दिमाग में कंफ्यूजन आना क्रिएट हो जाएगा, इसका तो ये है, इसका तो ये है। तो इसलिए मैं एक ही एग्जाम्पल को बार बार यूज कर रहा हूं ताकि दिमाग में एक बार बैठ जाए, फिर हम लोग आराम से इस बात को समझेंगे। ये बात हो गई, ये बात हो गई। यहां तक का बताओ, फिर मैं आगे चलता हूं बच्चों। बताओ, चलूं आगे? क्लियर है? क्लियर है तो चलूं आगे। अनामिका एक होता, अभी के लिए मान सकते हो एक होता है बच्चों, अभी के लिए एक मानो। चलिए आगे चलते हैं। अब एक नया कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, लिखेंगे पहले फिर मैं उसको समझाऊंगा। मोल संख्या, मोल मोल नंबर लिख दें या मोल संकल्पना लिखेंगे पहले हम लोग। थोड़ा सा ये संख्या भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोल संकल्पना, मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट एक बार सीखेंगे और फिर हम लोग आगे नोट्स में अपना बनाएंगे। पहले सीखना होगा। सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना है ना, चुप होके सुनना। मेरे को ये अभी कुछ कमेंट वमेंट नहीं दिख रहा, आप करोगे नहीं करोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं पहले समझो क्या कहता हूं। हाँ, कोई यूजेस नहीं लिखना है संभारिक का,
पेपर में नहीं आएगा। अब सुनना ध्यान से कि जब हम कहें कि आपके सर में कितने बाल हैं, सोचो कितना मुश्किल है ये। आपके सिर में कितना बाल है, अगर आपको गिनना पड़े कितना मुश्किल होगा। और बाल तो दिखाई देते हैं, लेकिन अगर ये कहें कि भाई एक लड्डू में, एक मिठाई में, एक टिक्की में, एक समोसे में, इस माइक में, इस हाथ में, इस शरीर में, अगर कोई पूछे इसमें कितने एटम होंगे संख्या में, जब आपने नापने की बात की थी, जब आपने नापने की इसके ग्राम की बात की थी, तो आपने एटॉमिक मास यूनिट में नाप लिया। परमाणु भार, एटॉमिक वेट जो था वो आपने एएमयू में नाप लिया, एटॉमिक मास यूनिट में। अब कोई ये कह रहा है, एक ऐसे मान के चलिए, कोई ये कह रहा है आपको, आप राजस्थान चले गए और राजस्थान जाने के बाद उसने आपसे कहा सर केले मैं तो तोल के देता हूं। उसने कहा कि मैं तो गिन के लूंगा। आपने कहा मैं तो गिन के लूंगा। उसने कहा भाई किलोग्राम में तोल के दूंगा। आपने कहा गिन के लूंगा। ठीक है सर, चलो उसने गिन के दे दिए। अब अगली बात कही सर मैं राजस्थान में एक आदमी या कहीं एक आदमी, उसने कहा मैं चने बेच रहा हूं, और आपने कहा सर मैं तो तोल के लूंगा। उसने कहा मैं तो गिन के दूंगा। कितना मुश्किल होगा चने को गिनकर लेना। चना तो फिर भी दिख रहा है, चने का 1/1000वां हिस्सा, कोई बहुत बारीक हिस्सा, कोई क्या होता होगा, परमाणु होता होगा। अगर परमाणु को गिनने की बात आ जाए, परमाणु को गिनने की बात आ जाए तो कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन उसके बावजूद भी वैज्ञानिकों ने एक ऐसी संख्या निकाली, एक ऐसी संख्या निकाली जिस आधार पर हम किसी एटम की संख्या को गिन सकते हैं कि इस एटम में कितनी संख्या हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोल कंसेप्ट हमें यह बताएगा कि किसी तत्व के हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, सिलिकॉन, क्लोरीन, सोडियम, कोई भी तत्व एलिमेंट हो, उस तत्व के एक एलिमेंट में या एक अणु में कितने परमाणु हो सकते हैं, कितने परमाणु हो सकते हैं, यह बात हमें बताई जाएगी किसके द्वारा, मोल संख्या से बताई जाएगी। क्या, कैसे मापेंगे सर? ध्यान से सुनेंगे फिर आगे लिखेंगे। अभी लिखना नहीं है बच्चों, है ना, अभी लिखना नहीं, बस ध्यान से सुनना। एक बात क्या सुनना है, कल आपने कार्बन 12 का यूज किया था। आपने कहा था कार्बन 12, और कार्बन 12 का यूज आपने किया था कि इसका जो 12वां हिस्सा होता है, इसके 12वें हिस्से को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, और इसी से हम तोलते हैं किसी भी परमाणु का भार। इससे हम क्या तोलते हैं? किसी भी परमाणु का भार तोलते हैं। सर मेरे को ये बात कम कम समझ में आई है। कोई बच्चा अगर अपने मन में ये कहे सर कम कम समझ में आई, कम कम, तो मैं उसे कम कम को ये कहूंगा कि बच्चे ये तुम्हारे पास एक तराजू है, इस तराजू में ये इधर लगी हुई दो डंडी हैं, इधर लगी हुई दो डंडी हैं, और इसमें ये लगा हुआ है नीचे की तरफ एक पलड़ा, एक नीचे की तरफ क्या लगाया है, पलड़ा लगा हुआ है। ठीक है सर, ऐसे करके कोशिश करिए। इधर तुमने बाट रख, इधर तुम्हें आलू लेना है, अगर मान लो इधर तुम्हें आलू लेना है तो आलू के इधर वजन रखना होगा, बाट रखना होगा। अब मुझे आलू नहीं लेना, मुझे लेने हैं परमाणु। मुझे क्या लेना है? परमाणु लेना है। तो इधर मैं तोलूंगा परमाणु और इधर रखूंगा AMU। इधर क्या रखूंगा? AMU रखूंगा। यानी कि एक एटॉमिक मास मैंने रखा तो मुझे यहां 6 × 00 ऐसे करके मुझे क्या मिल गए? मुझे यहां परमाणु मिल गए। लेकिन आज की क्लास में, ये तो थी कल की बात, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस कार्बन 12 का यूज हम दो जगह करते हैं। एक जगह करते हैं कि इसके 12वें हिस्से के वजन की तुलना, 12वें हिस्से के वजन की तुलना किसी परमाणु का द्रव्यमान, किसी परमाणु का मास तोलने के लिए, वेट तोलने के लिए करते हैं। लेकिन इसी कार्बन 12 का एक प्रयोग, इसी कार्बन 12 का एक प्रयोग और करते हैं। किसमें करते हैं? अगर हमने 12 ग्राम जो कार्बन 12 है, 12 ग्राम कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या निकाल ली, और वो हमने कहा
6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु होंगे, 23 एटम होंगे, तो हम कहेंगे हम कहेंगे कि 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने परमाणु होंगे उसे 1 मोल कहा जाएगा। तो 1 मोल बराबर 6 इंटू 022 इंटू 10 की पावर 23 एटम हो गए। 23 एटम हो गए। कोई ये कहता है नहीं, मेरे हाइड्रोजन में 1 मोल नहीं 2 मोल परमाणु है, 2 मोल परमाणु है, तो इसकी गुणा 2 से कर दोगे आप, इसकी गुणा 2 से कर दोगे। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या बता रहे हो? तो मैं ऐसे बताऊं कि 1 दर्जन आपने केला लिया। आप कहेंगे बार बार केला ही क्यों लेते हैं? तो हमने कहा सर कुछ और लीजिए। 1 दर्जन आपने आलपिन ली, 1 दर्जन में मतलब आलपिन लेना चाहते थे तो 12 आलपिन हो गई, 12 आलपिन हो गई। अब आपने कहा सर 1 दर्जन नहीं, दुकान वाली आंटी से जाके कहा कि आंटी मुझे आप 1 मोल आलपिन दो, 1 मोल। आंटी ने कहा 1 मोल? हाँ। कि मेरे यहां दर्जन में बिकता नहीं आंटी, मुझे 1 मोल दो। तो उसने कहा लो, मुझे क्या तुम हल्के में दे रखा है? मैं केमिस्ट्री पढ़ के आई हूं, 10 की पावर 23। उसने तुम्हें इतनी आलपिन दे दी, उसने तुम्हें इतनी आलपिन दे दी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि सर आंटी, हां बेटे, कि आंटी मुझे तुम 1 दर्जन हाइड्रोजन दे दो। तो आंटी ने तुम्हें 12 हाइड्रोजन के परमाणु उठा के दे दिए कि लो बेटा लो। उसने कहा आंटी 1 दर्जन नहीं, बहुत बड़ा थैला लाया हूं, मुझे 1 मोल दो, 1 मोल। अच्छा 1 मोल चाहते हो, तो मैं आपको 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु दे दूंगी, निकालो अपना थैला और इसमें डाल लो। तो अगर तुमसे अब कोई ये पूछे ये मोल कंसेप्ट क्या होता है, तो हम कहेंगे मोल एक नंबर होता है। किसका नंबर होता है? कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणु का जो परमाणु, जितने परमाणु होंगे कार्बन 12, 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने परमाणु होंगे उन्हें हम 1 मोल कहते हैं, उन्हें हम 1 मोल कहते हैं। तो क्या किया जा सकता है? अगली बार से क्या कर सकते हैं? अगली बार से हम ऐसा कर सकते हैं कि सर आप जाओगे इधर, आप जाओगे, एक तराजू ले लिया आपने, ये आपने तराजू ली, इस तराजू में यहां लगे हुए हैं ऐसे ये, और ये लगा हुआ है एक ऐसे यहां, जो भी लग रहा है ये देख लेना, और ये हुआ भैया। तो हमने कहा सर ये लो तराजू, इस तराजू को आपने यहां लिया, तो आपने क्या कर दिया? आपने कुछ नहीं किया, इधर रखा आपने 1 मोल, इधर रखा 1 मोल, और इधर आपके आ गए 6.022 10 की पावर इंटू 23 परमाणु लो, अणु लो, जो भी तुम्हारा मन करता है, एटम ले लो, जो भी तुम्हारा मन। क्या मैं आपको समझा पाया? तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊं, मैं इसकी परिभाषा लिखवाऊं, अगर आपको समझ में आया है तो। चलो मैं इसकी परिभाषा लिखवाता हूं, लिखो भाई। एक बार बता दो समझ में आया क्या? पहले हिंदी में लिख लो और फिर अंग्रेजी में बताऊंगा, बार बार मोल संख्या निकलता है। बच्चों एक बार बता दो कि समझ में आया है क्या? लिखवाऊं क्या? लिखवाऊं क्या भाई? लिखो। यह एक संख्या है,
लिखवाऊं? यह एक संख्या है। ड्राइंग अच्छी है। हाँ ठीक है, थैंक यू। यह एक संख्या है जो कार्बन 12, जो 12 ग्राम कार्बन 12, जो 12 ग्राम कार्बन 12 में, जो 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, की संख्या के बराबर होती है। आप लोगों ने मेरी राइटिंग सुधार दी, इसके लिए धन्यवाद। बराबर होती है। और एक बात नोट करके लिखना, इसे एवोग्रेडो या एविगार्डो संख्या भी कहते हैं। सर ये क्या बला हो गई अब? सर कुछ नहीं, जैसे आप प्यार से किसी को कुछ बुलाते हैं ना, ऐसे ही प्यार से इसे एवोग्रेडो कहते हैं। प्यार का नाम है ये, प्यार का नाम है ये। तो 1 मोल संख्या बराबर होता है 6.022 10⁻23 परमाणु। सर ये एवोग्रेडो क्या है? भैया ये एक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे, बहुत काम किया केमिस्ट्री में, बहुत काम किया। तो सोचा क्यों ना इनके नाम पे इनको कुछ तो सम्मान बनता है, सम्मान बनता है। तो इन्होंने कहा मोल वाली जो बात है इसको एवोग्रेडो कह दो। लिखो, लिखो ध्यान से, अब लिखो अंग्रेजी में। मोल concept. Mole is a number equal to, that is equal to, mole is a number। समझ में आ रहा है कि नहीं? 6 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। नंबर इक्वल टू number of atom presents in 12 gram carbon 12 gram कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। पूरा लिख लो, नहीं तो कहोगे सर हिंदी में तो, अंग्रेजी में तो ऐसा कर देते हो, हिंदी में ऐसा कर देते हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का पालन नहीं कर रहे हो। ठीक है सर, तो हम पालन कर रहे हैं। और इसे कहेंगे 1 मोल बराबर 6.022 10⁻23। लो जी, ये हो गया। एक नाम थे मोस्ले, मोस्ले करके एक नाम थे। कंसेप्ट जो दिया था, मोस्ले करके एक नाम थे, उनको मैं हेनरी मोस्ले करके नाम थे। एक बार कंफर्म करके आपको बता दूंगा। जहां तक 99% तो हेनरी मोस्ले ही थे, लेकिन फिर भी एक बार करके बता दूंगा।
कार्बन 12 ही क्यों लिया? कार्बन 12 इसलिए लिया गया क्योंकि ये स्थाई नंबर है, स्थाई नंबर है। उदाहरण के तौर पे समझो, आप किसी की सुंदरता को नापना चाहते हैं, आप किसी की सुंदरता को नापना चाहते हैं, तो आपने कहा ये जो लड़का है इसकी तुलना में कम सुंदर हो, ये जो लड़का है इसकी तुलना में ज्यादा सुंदर हो। अब ये लड़का ऐसा है कि यहां टिकता ही नहीं है, तो भाई जब ये यहां रहेगा ही नहीं, तुलना कैसे करोगे? ये निकम्मा किस्म का, आवारा किस्म का बालक है, आज यहां रहता है कल वहां रहता है। तो ऐसा आदमी चाहिए कंपेयर करने के लिए जो यहीं रहता हो, जो यहीं रहता हो। तो स्टेबल आदमी चाहिए ना भाई, यहीं खड़ा है, यहीं रहता है, यहीं रहता है। बात ठीक है? इसलिए हमने किसको लिया? कार्बन 12 को लिया, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये ज्यादा स्थायी है, इससे कंपेयर कर सकते हैं। आज आपने इससे कंपेयर किया, कल किसी से कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन ही बिगड़ जाएगा। चलिए यहां से आगे चलते हैं। ये बातें हो गई आज की क्लास में, अब यहां से आगे चले। चलो जी, अब कोई बच्चा कल परसों कह रहा था सर परमाणु परमाणु पढ़ा रहे हो, ये कब पढ़ाओगे, ये कब पढ़ाओगे? तो बच्चों मैं तो मन करता है एक ही दिन में तुम्हें आज सारा कुछ पढ़ा दूं, पर क्या करूं भाई, समय की अपनी सीमाएं हैं ना। धीरे धीरे आते 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 ही तो बात पढ़ाऊंगा ना, जैसे जैसे आगे आगे गुजरता रहेगा पढ़ाता रहूंगा। बता देता हूं पढ़ाऊंगा कल, क्योंकि वक्त होने वाला है। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। ये जो मैं इधर बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा आम भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। ये परमाणु है, ये परमाणु है जिसे आप एटम कहते हैं, और इधर है ये अणु जिसे आप मॉलिक्यूल कह रहे हो। ये लिख नहीं रहा हूं, कभी इधर कमेंट करना शुरू कर दो सर राइटिंग में क्या कर दे। भैया राइटिंग तो ऐसे ही बनाऊंगा, लेकिन यहां मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि परमाणु होता है 20 21 22 साल का लड़का। कैसे? इतना अनस्टेबल है, बहुत अनस्टेबल। उसको चाहिए कि कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो जाए तो मैं समूह में आ जाऊं, मेरी तन्हाई, मेरी बोरियत खत्म हो जाए। इसलिए वो चाहता है कि इंस्टाग्राम पे रासायनिक अभिक्रिया कर लूं, वो चाहता है फेसबुक पर रासायनिक अभिक्रिया कर लूं, वो पता नहीं किस किस ग्राम पर रासायनिक अभिक्रिया करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो अकेला है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं रह सकता, वो अकेला है। और इधर ये एक ऐसा आदमी है, ये 18 साल का बालक है, ये 38 साल का व्यक्ति है। ये अब रासायनिक अभिक्रिया करके सब में धक्के वक्के खाने के बाद अब ये स्टेबल हो चुका है। ये अब बिना रासायनिक अभिक्रिया करे हुए रह सकता है। इसको जरूरत नहीं है कि इंस्टाग्राम खंगालू, चाहे ये खंगालू चाहे वो खंगालू। ये 38 साल का आदमी जो है, ये रासायनिक अभिक्रिया करने में अब इसका विश्वास नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र रह सकता है, इसके भीतर स्टेबिलिटी आ गई है। ये इस बात को समझ गया है कि सब मोह माया है, और ये अकेला स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली फ्री स्टेज में रह सकता है। इसी को अणु कहते हैं। परिभाषा क्या बनेगी? परमाणु जो होता है मतलब ये जो एटम होता है, ये इधर उधर तो धक्का खाता रहता है, कभी इधर गया कभी उधर गया, इसके साथ बंधन बनाने की कोशिश की, उसके साथ बंधन बनाने की कोशिश करी। यहां देखो दाल यहां गल जाए, कितना बॉइलिंग पॉइंट है, यहां कितना क्वथनांक है, यहां देखो यहां दाल गल जाए। ये दाल गलाने के चक्कर में है, ये स्टेबल नहीं रहता है, लगातार केमिकल रिएक्शन करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन जब मॉलिक्यूल की बात करोगे, ये केमिकल रिएक्शन जितना करना था कर चुका, अब तो ये केमिकल रिएक्शन करेगा किसी कंपाउंड के साथ। पहले से ही कोई स्टेबल हो, पहले से नौकरी चाकरी लेके बैठा हो, कोई आदमी पहले से ही मैच्योर हो, उसके साथ ये केमिकल रिएक्शन करेगा। ऐसे ऐरे गहरे नत्थु खैरे के साथ ये केमिकल रिएक्शन किसी एटम के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया करे बगैर भी रह सकता है, और रासायनिक अभिक्रिया करे बगैर रह सकता है स्वतंत्र रूप। ऐसा नहीं कर सकता है, मन करेगा तो करूंगा, दूसरे स्टेबल व्यक्ति के साथ करूंगा, स्टेबल अणु के साथ करूंगा। ऐसा नहीं कि यहां वहां कहीं भी करूंगा। तो हमने कहा अणु की परिभाषा क्या बनेगी? ये जो आपका मॉलिक्यूल जो आपका होगा, अणु जो होगा, ये जो होगा
ये कंपाउंड की सबसे छोटी इकाई होगा, ये कंपाउंड की या ये एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई होगा, और बिना रासायनिक अभिक्रिया के भी आराम से चैन से रह सकता है, क्योंकि ये पहले से ही एटम से मिलकर बना है, इसने बहुत दुनिया देखी है। ये कहानी आपके अणु की है। कल की क्लास में आते ही मैं आपको ये मॉलिक्यूल समझाऊंगा, समझ तो आप गए होंगे, मैं आपको लिखवाऊंगा आते ही मॉलिक्यूल, और फिर ये चैप्टर में नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसी का एक सब पार्ट शुरू होगा जिसे हम लोग कहेंगे एटॉमिक विन्यास। फिर हम ये देखेंगे, ध्यान से सुनना 30 सेकंड, फिर हम ये देखेंगे कि किस गली में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। फिर हम ये देखेंगे किस गली में इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगाते हैं। तो कल देखेंगे जहां जहां नाभिक होंगे वहां वहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे ही लगाएंगे, जहां गुड़ होगा वहां मक्खियां तो आएंगी ही आएंगी। तो नाभिक मतलब जहां गुड़ होगा, मक्खियां जहां जहां इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। कल की क्लास में इसे देखेंगे। आज के लिए बहुत बहुत नमस्ते, खुश रहिए, आनंदित रहिए, खूब पढ़ाई करिए। शुक्रिया।